नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। इंडियन बाजार आज 6 दिनों की लगातार तेजी रोकते हुए कमजोर बंद हुआ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से मिल रहे कमजोर संकेतों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। निफ्टी शुरुआती गिरावट में 25,900 के नीचे फिसल गया और दोपहर की हल्की रिकवरी के बावजूद मार्केट दिन के लो के पास ही बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 278 अंक गिरकर 84,673 पर और निफ्टी 103 अंक टूटकर 25,910 पर बंद हुआ। ब्रॉडर इंडेक्स भी दबाव में रहे। निफ्टी स्मॉल कैप 1% नीचे और निफ्टी मिड कैप लगभग 0.6% गिरा, जबकि मिड कैप ने दिन में 61,220 का नया रिकॉर्ड हाई भी बनाया था। निफ्टी बैंक ने इंट्राडे में 59,103 का नया हाई छुआ, लेकिन आखिर में हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में रहे, जहां आईटी, मेटल और रियलिटी में करीब 1% की कमजोरी दिखी। कुछ बड़े स्टॉक्स ने मार्केट की गिरावट के बीच मजबूती दिखाई। एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बजाज ऑटो और एशियन पेंट्स उन गेनर्स में रहे, जबकि टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर, जियो फाइनेंशियल, इंटरग्लोब एविएशन और बजाज फिनसर्व दबाव में आकर नीचे बंद हुए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफी देखने को मिला। 197 कम्युनिकेशंस लगभग 3% गिरा, क्योंकि बड़ी ब्लॉक डील में हिस्सेदारी बदली। एमक्यू और फार्मा करीब 2.5% नीचे रहा, क्योंकि बेन कैपिटल ने लगभग 2% स्टेक बेचने की तैयारी की। एम्फेसिस में भी 1% की कमजोरी आई, क्योंकि 1.8 करोड़ शेयर ब्लॉक डील में बिके। WPIL के शेयर 4% चढ़े, क्योंकि उसकी साउथ अफ्रीका यूनिट को 426 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। इंडोकैम 5% गिरा, क्योंकि कंपनी को अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करने का नोटिस मिला। वंडरला हॉलीडेज के शेयर 3% ऊपर गए, क्योंकि कंपनी दिसंबर में वंडरला चेन्नई लॉन्च करने वाली है। IREDA 1.5% नीचे रहा, क्योंकि कंपनी ने लगभग 3,000 करोड़ रुपए QIP के जरिए जुटाने की योजना बनाई है। बॉम्बे बमा 7% उछला, क्योंकि कंपनी ने MSTC के साथ अपना समझौता खत्म कर दिया। किंग्स इंफ्रा लगभग 2% गिरा, क्योंकि कंपनी नए एक्सपेंशन प्लान पर आगे बढ़ रही है। दिन की सबसे बड़ी खबर रही फिजिक्स वाला की शानदार लिस्टिंग। IPO प्राइस 109 रुपए के मुकाबले स्टॉक 143 रुपए 10 पैसे पर लिस्ट हुआ, यानी 31% प्रीमियम पर। दिन में ही ये 162 रुपए 5 पैसे तक पहुंचा और अंत में 43% ऊपर बंद हुआ। इसे एनालिस्ट्स भारतीय एडटेक सेक्टर के लिए बड़ा संकेत मान रहे हैं। काइंसटेक शेयर होल्डर लॉक इन खत्म होने के बाद 6% टूटा। ग्रो IPO प्राइस से लगभग दोगुना होकर आज 9% ऊपर बंद हुआ। भारतीय एयरटेल को S&P ने BBB रेटिंग दी, शेयर 2% चढ़ा। वीवर्क इंडिया और GMR एयरपोर्ट्स जेफरीज के पॉजिटिव कॉल के बाद क्रमशः 3% और 6% ऊपर बंद हुए। BSE पर आज 120 से ज्यादा स्टॉक्स ने 52 वीक हाई बनाया। इसमें GMR एयरपोर्ट्स, कैनफिन होम्स, फेडरल बैंक, भारतीय एयरटेल, चेन्नई पेट्रो, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प और नायका जैसे नाम शामिल रहे। इसके उलट 180 से ज्यादा स्टॉक्स 52 वीक लो पर फिसल गए, जिनमें SKF इंडिया, कोहांस लाइफ, दीपक नाइट्राइट, पेज इंडस्ट्रीज और बाटा इंडिया शामिल है। कुल मिलाकर हाल की रैली के बाद मार्केट में हल्की थकान दिख रही है। घरेलू इकोनॉमिक डेटा मजबूत है, लेकिन ग्लोबल मार्केट की उथल पुथल और प्रॉफिट बुकिंग के कारण बाजार एक कंसोलिडेटिंग फेज में चल रहा है। आने वाले दिनों में मार्केट में यही कंसोलिडेशन जारी रह सकता है, और ये तब तक हेल्दी माना जाएगा जब तक निफ्टी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी लगभग 25,700 के ऊपर टिकता है। ऐसे माहौल में ट्रेडर्स को मजबूत लार्ज कैप और चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स पर फोकस रखना चाहिए और बहुत आक्रामक दांव से बचना चाहिए। तकनीकी नजरिए से देखें तो निफ्टी पिछले 2 दिनों से लगभग 150 पॉइंट की एक रेंज में फंसा हुआ है। डेली चार्ट पर बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, जो ये दिखाता है कि ऊपर की तरफ की गति थोड़ी धीमी पड़ी है। आवली RSI में बियरिश क्रॉसओवर भी ट्रेंड में कमजोरी का संकेत देता है। अब नीचे की तरफ पहला सपोर्ट 25,850 पर है, और अगर ये लेवल टूटता है तो बाजार 25,700 की तरफ खिसक सकता है। ऊपर की ओर 26,000 से 26,050 का जोन महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस रहेगा, और इस लेवल के ऊपर ही ट्रेंड दोबारा मजबूत दिख सकता है। एशियाई बाजारों में भी भारी गिरावट देखने को मिली। जापान और दक्षिण कोरिया के टेक ड्रिवन मार्केट्स में बिकवाली सबसे ज्यादा रही। निवेशक एनवीडिया की आने वाली कमाई के पहले जोखिम कम कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी ग्लोबल टेक वैल्यूएशन को टेस्ट करने वाली है। अन्य एशियन मार्केट्स भी कमजोर रहे। MSCI एशिया एक्स जापान 1.8% गिरा। कोस्पी साउथ कोरिया 3.3% टूटा। ऑस्ट्रेलिया ASX 200 लगभग 2% नीचे, और हांगकांग हैंगसेंग 1.67% गिरा।
निवेशक एआई स्टॉक्स को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। बीएनपी पारिबा का एआई लिंक्ड जापानीज स्टॉक्स का बास्केट 4.7% गिरा, जो अक्टूबर के बाद से अब तक का करीब 15% की गिरावट है। निवेशक एआई पर होने वाले खर्च की स्थिरता पर सवाल उठा रहे हैं। जापानी बॉन्ड यील्ड्स प्रधानमंत्री तकाइची की खर्च योजनाओं से रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। बैंक ऑफ जापान गवर्नर उएदा की मीटिंग पर नजरें थी। संकेत है कि रेट हाइक शायद 2026 तक टल सकता है। कमोडिटीज में भी गिरावट रही। गोल्ड 0.87% गिरकर $4008 प्रति आउंस, ब्रेंट क्रूड 0.67% नीचे $63.77 प्रति बैरल और बिटकॉइन लगभग 2% गिरकर $90,000 से नीचे। आज मेटल शेयर इसलिए टूटे क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया और फेड की रेट कट की उम्मीदें काफी कम हो गई हैं। जैसे ही डॉलर बढ़ता है, कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक जैसे मेटल्स महंगे हो जाते हैं, जिससे ग्लोबल डिमांड धीमी पड़ती है और इसी वजह से निफ्टी मेटल इंडेक्स लगभग 1.5% गिरकर नीचे आ गया। हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर जैसे बड़े स्टॉक्स 3% तक टूट गए, जबकि सेल में भी जोरदार दबाव दिखा। निवेशक इस हफ्ते आने वाले महत्वपूर्ण अमेरिकी आर्थिक डेटा, खासकर नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट फेड के अगले कदम का संकेत देगी और बाजार में जोखिम लेने की भूख को सीधे प्रभावित करती है। एल्यूमिनियम की कीमतें 3 साल के हाई से नीचे खिसक चुकी हैं और ग्लोबल मांग पर सवाल बढ़ रहे हैं। जबकि साल 2025 में अब तक निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 19% चढ़ चुका है, लेकिन फिलहाल बाजार में सतर्कता इतनी ज्यादा है कि मेटल्स पर हर ग्लोबल खबर और डॉलर मूवमेंट का तगड़ा असर दिख रहा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर सरकार ने बेहद सकारात्मक संकेत दिया है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ कहा कि दोनों देश एक ऐसी डील के बेहद करीब हैं जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए न्यायसंगत और फायदेमंद होगी। मंत्री के बयान का असर तुरंत बाजार में दिखा और इंडेक्स में तेजी लौट आई। खासकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग, फार्मा और केमिकल्स में खरीदारी बढ़ी, क्योंकि ये डील भारत के एक्सपोर्ट्स को नया बूस्टर दे सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर टैरिफ में राहत और अमेरिकी बाजारों तक आसान पहुंच जैसे पॉइंट शामिल हुए, तो इसका सीधा फायदा भारतीय कंपनियों और खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। दिल्ली में मंत्री पीयूष गोयल ने आज कई वेंचर कैपिटल फर्म्स और इन्वेस्टमेंट लीडर्स के साथ बैठक की, ताकि एफडीआई और एफआईआई फ्लो को तेज और आसान बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ये लगातार चल रही कोशिश का हिस्सा है, जिससे भारत को ज्यादा निवेश, स्थिर मुद्रा और कम महंगाई वाला वातावरण मिल सके। फिक्की के 98वें एजीएम के कर्टन रेजर में उन्होंने भारतीय उद्योग जगत को सप्लाई चेन की कमजोरियों का आकलन करने की सलाह दी। उन्होंने ये भी बताया कि एविएशन और फार्मा जैसे सेक्टर्स अभी भी कुछ देशों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हैं, इसलिए मजबूत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना जरूरी है। उन्होंने वर्कफोर्स से जुड़ी एक अहम बात कही कि भारत में बेरोजगारी से ज्यादा समस्या अंडर एम्प्लॉयमेंट की है। उदाहरण देते हुए कहा कि जर्मनी में एक प्रशिक्षित शॉप फ्लोर वर्कर कई इंजीनियरों से ज्यादा कमाता है और भारत भी इसी तरह स्किल्ड मैन पावर को बड़ा अवसर बना सकता है। सरकार पुराने वाहनों पर बड़ा कदम उठा रही है, जिसमें फिटनेस सर्टिफिकेट और टेस्टिंग फीस को 10 से 20 गुना तक बढ़ाने का ड्राफ्ट जारी हुआ है। इसका मकसद एजिंग व्हीकल्स को धीरे धीरे सड़कों से हटाना और पोल्यूशन और रोड सेफ्टी में सुधार करना है। नए नियमों के तहत 20 साल पुराने वाहनों पर भारी शुल्क लगेगा। 2 पहिया पर लगभग 2,000 रुपए, 3 पहिया पर 7,000, कारों पर 15,000 तक, जबकि कमर्शियल व्हीकल्स में ये फीस 20,000 से 25,000 रुपए के बीच हो सकती है। जैसे जैसे पुराने वाहनों पर खर्च बढ़ेगा, लोग नई गाड़ियां खरीदने की ओर बढ़ेंगे, जिससे रिप्लेसमेंट डिमांड तेज होगी और मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो जैसी कंपनियों को सीधा फायदा मिल सकता है। चीन के ताज़ा आंकड़ों ने ग्लोबल मार्केट्स में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अक्टूबर में ब्रॉड फिस्कल स्पेंडिंग लगभग 19% गिरा है, जो 2021 के बाद सबसे तेज गिरावट है। ये बताता है कि सरकार का खर्च कम हुआ है और पुराने स्टिमुलस का असर भी अब कमजोर पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी दबाव में है, क्योंकि सरकारी फंड्स नए प्रोजेक्ट्स की बजाय कॉर्पोरेट अरियर्स चुकाने में जा रहे हैं। इसी वजह से फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट और धीमी पड़ी है, जबकि ब्रॉड फिस्कल एक्सपेंडिचर इस साल के पहले 10 महीनों में 30.7 ट्रिलियन युआन रहा और ग्रोथ 5.2% तक धीमी हो गई। ब्लूमबर्ग और गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 500 बिलियन युआन वाले पॉलिसी टूल्स और स्पेशल बॉन्ड कोटास जैसे नए स्टिमुलस अभी पूरी तरह इकोनॉमी में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए इनका फायदा धीरे धीरे दिखेगा। कुल सरकारी आय लगभग स्थिर रही है, जबकि बजट डेफिसिट बढ़कर 8.6 ट्रिलियन युआन हो गया है, जो पिछले साल से करीब 20% ज्यादा है। इन दबावों के बावजूद चीन लगभग 5% ग्रोथ टारगेट हासिल कर लेगा, इसलिए सरकार अभी बड़े पैमाने पर नया खर्च नहीं करना चाहती और डेट रिस्क को प्राथमिकता दे रही है। आयरेडा की बड़ी खबर यह है कि कंपनी जल्द ही QIP के जरिए करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। ये फंड संस्थागत निवेशकों को शेयर बेचकर उठाया जाएगा और कीमत मौजूदा मार्केट प्राइस से थोड़ी डिस्काउंट पर रह सकती है।
कंपनी इससे पहले जून 2024 में 2000 करोड़ रुपए की QIP कर चुकी है, जिसमें LIC और मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े निवेशकों ने हिस्सा लिया था। शेयर इस समय अपने हाई से काफी नीचे है, लेकिन हाल की गिरावट के बाद थोड़ा स्थिर भी दिख रहा है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लगभग 7000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की योजना बना रहा है, ताकि भारत की सेना और सुरक्षा बलों की करीब 25% गोला बारूद जरूरत देश में ही पूरी की जा सके। कंपनी के यूपी डिफेंस कॉरिडोर वाले प्लांट में छोटे कैलिबर का प्रोडक्शन पहले से चल रहा है और अब मीडियम और बड़े कैलिबर के हथियारों के लिए नई यूनिट शुरू की जा रही हैं। विदेशों में विस्फोटक सामग्री की कमी के बीच कंपनी कई एनर्जी मटेरियल खुद भारत में तैयार कर चुकी है। अडानी डिफेंस यूरोप और एशिया के कई देशों को सप्लाई भी कर रही है और इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में काम कर रही है। सोमवार सुबह इंडोकेम के शेयरों में जोरदार गिरावट आई, क्योंकि बाजार खुलते ही स्टॉक 5% लोअर सर्किट तक गिर गया। इसकी सीधी वजह थी MPCB का नोटिस, जिसमें कंपनी की अंबरनाथ यूनिट को 72 घंटे में बंद करने का आदेश दिया गया। ये कार्रवाई वाटर पोल्यूशन एक्ट और एयर पोल्यूशन एक्ट के कथित उल्लंघन के आरोपों पर आधारित थी, जिससे निवेशकों में डर बढ़ गया और हाई रिटर्न देने वाला ये स्टॉक अचानक दबाव में आ गया। हालांकि बाद में इसमें हल्की रिकवरी भी दिखी। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि वो इस आदेश को वापस लेने के लिए MPCB को औपचारिक प्रस्तुतिकरण दे रही है और दावा किया कि उसके सभी ऑपरेशन कानूनों और पर्यावरण नियमों के पूरी तरह अनुरूप चल रहे हैं। आजाद इंजीनियरिंग ने प्रैट एंड विटनी कनाडा के साथ एक मास्टर टर्म्स एग्रीमेंट और परचेज एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत कंपनी एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट्स डेवलप और मैन्युफैक्चर करेगी। ये दीर्घकालिक सहयोग भारत की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को और मजबूत करेगा। दूसरी तिमाही में आजाद इंजीनियरिंग ने अपना प्रॉफिट 60%, कंपनी की रेवेन्यू 30.6% बढ़कर 145.6 करोड़ रुपए रही और EBITDA 53.2 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जिसके साथ मार्जिन थोड़ा सुधार कर 36.5% पर आ गया। चॉइस इंटरनेशनल ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी बिजनेस को और विस्तार देते हुए अयोलिजा कंसल्टेंट्स का 100% अधिग्रहण कर लिया है। ये कंपनी रेलवेज, मेट्रो सिस्टम्स, रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, टनल्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेषज्ञता रखती है। अयोलिजा कंसल्टेंट्स के पास 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के लाइव ऑर्डर्स हैं और इनमें से करीब 69% प्रोजेक्ट टाइम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पर आधारित हैं, जिसे कंपनी को स्टेबल मंथली रेवेन्यू मिलता है। फर्म ने हाल में रेल सेक्टर से कई बड़े प्रोजेक्ट भी हासिल किए हैं और 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए बिड्स इवैल्यूएशन में है। मंगलवार के सेशन में चॉइस इंटरनेशनल के शेयर 0.71% गिरकर 783.95 रुपए पर बंद हुए। येस बैंक में तेजी तब आई जब खबर सामने आई कि जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर विचार कर रही है। अभी उनके पास 24.99% हिस्सा है, लेकिन अगर RBI मंजूरी दे तो वो इससे ज्यादा भी खरीद सकते हैं। सरला एविएशन ने आंध्र प्रदेश में एक बड़ा कदम उठाते हुए 500 एकड़ का eVTOL गीगा कैंपस बनाने के लिए 1300 करोड़ रुपए का निवेश शुरू कर दिया है। कंपनी का ये प्रोजेक्ट साउथ इंडिया में अर्बन एयर मोबिलिटी और फ्यूचर एयर टैक्सी ऑपरेशंस को तेजी से आगे बढ़ाएगा। ये कैंपस 2029 तक सालाना 1000 एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता विकसित करेगा और इसके साथ फ्लाइट टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, मेंटेनेंस और एडवांस्ड एरोस्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा। इस कैंपस में इंडियाज लार्जेस्ट विंड टनल, VTOL टेस्टिंग पैड्स, पायलट ट्रेनिंग सेटअप्स और कॉम्पोजिट से लेकर लैंडिंग गियर तक की प्रोडक्शन लाइंस शामिल होंगी, जो हजारों हाई स्किल जॉब्स और MSMEs के लिए बड़े अवसर पैदा करेंगी। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अब वैगीज नाम से पेट फूड मार्केट में उतरने जा रही है और इसकी स्ट्रैटेजी साफ है। कीमतें पेडिग्री, प्यूरिना, रॉयल कैनन और ड्रूल्स जैसे बड़े ब्रांडों से 20 से 50% कम होंगी। कंपनी इस ब्रांड को पहले जनरल ट्रीट और टियर 2 मार्केट्स में मजबूती से उतारेगी, ठीक वैसे ही जैसे उसने कैंपा कोला के लिए अग्रेसिव वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपनाई थी। RCPL का लक्ष्य है कि 2027 तक इसका पूरा कंज्यूमर पोर्टफोलियो नेशनल स्केल पर उपलब्ध हो और यही वजह है कि वैगीज को भी मास मार्केट और नेबरहुड स्टोर्स पर फोकस करके लॉन्च किया जा रहा है। इंडिया का पेट केयर मार्केट 2028 तक $3.5 अरब से बढ़कर $7 अरब होने का अनुमान है और प्रीमियमाइजेशन और सब्सक्रिप्शन बेस्ड ग्रूमिंग हेल्थ सर्विसेज इसकी ग्रोथ को और तेज कर रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में सरकार ने PLI स्कीम के तहत 17 और कंपनियों को मंजूरी दी है, जो मिलकर 2374 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी और आने वाले वर्षों में 12893 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री के साथ लगभग 22646 नौकरियां पैदा करेंगी। ये स्कीम मैनमेड फाइबर अपैरल और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भारत की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने पर केंद्रित है। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है और अब तक 3 राउंड में कुल 74 कंपनियों को अप्रूवल मिल चुका है।
टेक्सटाइल मंत्रालय का स्पष्ट कहना है कि ये योजना बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट कैपेसिटी और सेक्टर वाइड एम्प्लॉयमेंट को नई दिशा देगी, खासकर तब जब ग्लोबल ब्रांड्स मैन-मेड फाइबर कैटेगरीज में नई सप्लायर्स तलाश कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि भारत का मार्केट अगले कुछ सालों में अपने सबसे मजबूत फेज में प्रवेश कर सकता है और दिसंबर 2026 तक सेंसेक्स मौजूदा स्तरों से 12% से लेकर 26% तक ऊपर जा सकता है। ब्रोकरेज की रिपोर्ट बताती है कि विदेशी निवेशकों की पोजीशनिंग अब बहुत निचले स्तर पर पहुंच गई है, वैल्यूएशंस नॉर्मल हो चुके हैं और घरेलू फंड फ्लो लगातार मजबूत बने हुए हैं। यही वजह है कि मार्केट में एक लंबी अवधि वाली रैली की उम्मीद की जा रही है, जो कई साल तक चल सकती है। भारत पिछले 3 दशकों के मुकाबले अब उभरते बाजारों की तुलना में बेहतर स्थिति में आ चुका है। आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती, सीआरआर में कमी, टैक्स रिफॉर्म्स और बड़े पैमाने पर पब्लिक सेक्टर कैपेक्स जैसे कदमों ने कोविड के बाद की चुनौतीपूर्ण स्थिति को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। ब्रोकरेज की सेक्टर रणनीति घरेलू मांग और निवेश थीम्स पर फोकस करती है, जहां कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स और फाइनेंशियल सेक्टर पर ओवरवेट किया गया है। वहीं टेक्नोलॉजी, स्टेपल्स और कम्युनिकेशन पर न्यूट्रल स्टांस है और एनर्जी, यूटिलिटीज, हेल्थकेयर और मटेरियल्स पर अंडरवेट दिया गया है। उनकी पसंदीदा कंपनियों की लिस्ट में मारुति, टाइटन, ट्रेंट, वरुण बेवरेजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टूब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट और कोफोर्ड जैसे स्टॉक्स शामिल हैं।